जैसे ही हम पानी की बोतल फ्रिज से निकाल कर बाहर रखते हैं तो क्या होता है, उस बोतल के ऊपर छोटे छोटे वाटर की टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो वो ऐसा किस लिए होता है, पहले गैस लिक्विफाई हुई, फिर लिक्विड क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। तो ये 2 पॉइंट आपको लिख देने हैं। तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड है, सॉलिड की जगह पे 1 kg सॉलिड लिख देना, ठीक है। बाकी बिल्कुल हमारा सेम है। तो बहुत इजी है हमारी लेटेंट हीट की डेफिनेशन। केल्विन का टेम्परेचर कैसे निकलता है भाई, 273 में ऐड कर दो डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Diksha and in this video we are going to cover part number 2 of chapter 1 matter in our surroundings. ठीक है, so first part में हमने डिस्कस किया था मैटर क्या होता है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए थे एनसीईआरटी के। इस वाली वीडियो में हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, एंड देन हम अपने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो आपने बचपन से आपने पढ़ा होगा कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं हमारे पास, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अलावा हमारे पास 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं जो कि हैं प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, सो हमारे पास टोटल कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। इस वीडियो में हम सारे स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, बट ब्रॉडली हम करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्कस। प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप डिस्कस करेंगे, बिकॉज उतना ही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपने वैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ऑलमोस्ट आती हैं पहले से ही, तो ट्राई करना कि आप खुद से इन सबको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको देखो सॉलिड के लिए आपको माइंड में किसका एग्जांपल याद रखना है, आइस का। ठीक है, और लिक्विड के लिए हमें वाटर का एग्जांपल याद रखना है, और गैस के लिए हमें वाटर वेपर का एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स को माइंड में रखते हुए हम इन सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज शेप। तो सॉलिड में कैसी शेप होती है, लिक्विड और गैसेस में कैसी शेप होती है। तो सॉलिड जो होता है उसकी फिक्स्ड शेप होती है, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती। जैसे कंटेनर में डालेंगे वैसे ही वो उसकी शेप ले लेगा। सिमिलरली गैसेस की भी हमारे पास नॉट फिक्स शेप होती है, राइट। उसके बाद वॉल्यूम हमें पता है सॉलिड की फिक्स होती है, लिक्विड की भी फिक्स होती है। 1 लीटर लिक्विड हमेशा 1 लीटर लिक्विड ही रहेगा, कितने ही आप कंटेनर्स चेंज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद गैसेस की जो होती है वो नॉट फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम। उसके बाद डेंसिटी देखो, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब जिसका मास सबसे ज्यादा उसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सॉलिड का मास सबसे ज्यादा होता है तो मैक्सिमम डेंसिटी, लिक्विड्स में मॉडरेट डेंसिटी, गैसेस में मिनिमम डेंसिटी। टाइप की बात करें अगर कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो किस टाइप की है, तो देखो सॉलिड जो होते हैं ना, ये आपके लिए न्यू वर्ड हो सकता है, बिकॉज ये सब आपने पहले डिस्कस कर रखे होंगे, आपको पहले से आते होंगे। ठीक है, बट जो ये होता है रिजिड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब कि वो फिक्स्ड है, बहुत ही अड़ियल एक तरीके से आप उनको बोल सकते हो। ठीक है, तो सॉलिड ऐसे ही होते हैं, सॉलिड हमारे रिजिड होते हैं। अगर लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड का कैसा टाइप होता है, फ्लूइड्स का मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लो, वो वाले सब्सटेंसेस जो फ्लो कर सकते हैं। तो वाटर ऑब्वियसली फ्लो कर सकता है तो फ्लूइड हो गया। गैसेस भी फ्लूइड में आएंगी बिकॉज वो भी फ्लो कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। देन कंप्रेसिबिलिटी, अब कंप्रेसिबिलिटी भी आपके लिए न्यू होगा। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज कंप्रेस करने का मतलब होता है प्रेशर अप्लाई करना। ठीक है, क्या होता है कंप्रेस करने का मतलब, प्रेशर अप्लाई करना। तो सॉलिड में देखो, अगर मैं किसी वुडन प्लैंक है, मेरे पास कोई वुडन बॉक्स है, उसको अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं तो क्या वो अपनी शेप चेंज करेगा, वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब वो कंप्रेसिबल बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं है, नेग्लिजिबल। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पानी डाल दूं, ठीक है, पानी डाल दूं मैं किसी कंटेनर में और ऊपर से मैं प्रेशर अप्लाई करूं तो लिक्विड से बहुत ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली कंप्रेस हो सकते हैं। गैसेस की अगर मैं बात करूं, किसी एम्प्टी वेसल को अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगी तो वो कहीं ना कहीं प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो गैसेस होती है ना वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, कैसी होती है, हाईली कंप्रेसिबल। उसके बाद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये पार्टिकल्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है कि जो सॉलिड्स हो गए, लिक्विड हो गए और गैस हो गए, तो उनके पार्टिकल्स के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, सॉलिड में मैक्सिमम होती हैं,
है ना, सॉलिड में मैक्सिमम होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स देखो कैसे होते हैं, ऐसे बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसका मतलब इनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी वो इतने पास पास रह पा रहे हैं, ठीक है। फिर लिक्विड्स की होती है मीडियम मॉडरेट होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़े से डिस्टेंस पर होते हैं, मतलब थोड़े फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके थोड़े से वीक होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। इतनी बात समझ हो गई। उसके बाद अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत कम बॉन्डिंग होती है उनकी, बहुत कम फ्रेंडशिप होती है उनके पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। मतलब कि उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होती है, बहुत कम होती है। स्पेसेस की बात करें तो इसी में हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर क्या है, मिनिमम स्पेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो मीडियम स्पेस है, और यहाँ पर तो स्पेस ही स्पेस है, मैक्सिमम स्पेस, ठीक है। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। देखो रबर बैंड जो होता है आपको पता है, जैसे मैंने सिर में लगा रखा है, तो ऐसा जो रबर बैंड होता है वो अगर हम उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, स्ट्रेच करेंगे, तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, राइट। बट हमने तो अभी देखा था कि जो सॉलिड होते हैं भाई, सॉलिड की तो कैसी शेप होती है, सॉलिड की तो फिक्स्ड शेप होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या ये सच में सॉलिड है? अगर सॉलिड है तो भाई स्ट्रेच कैसे हो गया, अगर स्ट्रेच हो गया तो भाई सॉलिड कैसे है? तो देखो ये क्या है, रबर बैंड हमारा सॉलिड है, यस वो एक सॉलिड है, बट वो स्ट्रेच कैसे हो गया? इसके पास एक एबिलिटी है इलास्टिसिटी की। जो रबर बैंड होता है उसके अंदर एक एलिमेंट या सब्सटेंस होता है जो कि इलास्टिक होता है, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेच हो सकती है, एंड वो जैसे ही हम प्रेशर छोड़ देंगे तो वो वापस से अपनी शेप को रीगेन कर लेगी, ठीक है। तो उसने परमानेंटली अपनी शेप को चेंज नहीं किया है, उसकी शेप फिक्स्ड है, जैसे ही हमने प्रेशर हम छोड़ देंगे तो वो वापस से शेप में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये सॉलिड ही है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको ये लाइन इलास्टिसिटी वाली लाइन से एक्सप्लेन करके बता देना है कि इस वजह से ये सॉलिड ही काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज sorry, so next is sugar and salt take the shape of the container in which they are kept, are they solids। अब देखो जैसे हम बाहर से चीनी का पैकेट लेके आए, सॉल्ट का पैकेट लेके आए, फिर घर पे आके हम क्या करते हैं, उसको कंटेनर में डाल देते हैं। जैसे ही हम उसको कंटेनर में डाल देते हैं तो वो कंटेनर की शेप ले लेता है ना, ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब उसने फिर से अपनी शेप चेंज कर ली, उसने तो कंटेनर की शेप ले ली। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती थी, कंटेनर की शेप लेने की प्रॉपर्टी किसमें होती थी, लिक्विड्स की होती थी। बट क्या ये सॉलिड है? यस ये सॉलिड है। किस लिए? बिकॉज देखो इसके जो आपको पता है जो इसका साइज होता है बिल्कुल स्मॉल होता है, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा छोटा होता है ना, बहुत छोटा छोटा उनका साइज होता है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, जैसे हम कंटेनर में डालेंगे तो वो पूरा उसी की शेप ले लेगा, बिकॉज साइज बहुत स्मॉल है। तो एक क्रिस्टल ने अपना साइज चेंज नहीं किया, वो ज्यादा क्वांटिटी की वजह से, स्मॉल साइज की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। और उसके पार्टिकल्स के बीच में, एक एक क्रिस्टल्स के बीच में भी बहुत स्पेसिंग होती है, इसलिए ये भी क्या है, सॉलिड्स ही हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, स्पॉन्ज, जो एक स्पॉन्ज होता है अगर आपने देखा हो तो उसमें बहुत सारे टाइनी टाइनी होल्स होते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, उसका भी साइज चेंज हो गया, ठीक है। तो वो कैसे होता है, उसके जो होल्स होते हैं ना, टाइनी टाइनी होल्स, उसके अंदर एयर पैक्ड होती है, ठीक है। तो जैसे ही हम प्रेशर छोड़ देते हैं तो एयर उसके अंदर वापस से फिलअप हो जाती है और वो वापस से अपनी पहले वाली शेप में आ जाता है। सो इट इज ऑल्सो अ सॉलिड, ठीक है। सो हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दो और नई स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। कौन सी थी वो? प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, सो अब हमारे पास आता है इंटरेस्टिंग वाला पार्ट। सो प्लाज्मा इज आवर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज आवर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। सो अब जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो अब हमें कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, नई चीज के बारे में हमें पता चलेगा फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जो सन है वो हमारा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर में आएगा? जो आपको अभी तक पता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैस होता है। तो इन स्टेट ऑफ मैटर में से जो हमारा सन है
वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर के अंडर आएगा। ठीक है, तो आप सोच के देखो कि कौन से स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हो सकता है। वो एक सॉलिड भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो गैसेस से बना हुआ है, एंड वो एक लिक्विड भी नहीं है, ठीक है, एंड वो हम उसको गैस भी नहीं बोल सकते क्योंकि गैसेस तो स्प्रेड हो जाते हैं, बट वो एक पूरा स्फेरिकल शेप में है। तो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है वो। ठीक है, सो जो सन है वो हमारा है प्लाज्मा, वो हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आता है। यस, तो प्लाज्मा क्या है, जो सन है, तो ये हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हो जाएगा। इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। वो किससे मिलके बना है, फ्री इलेक्ट्रॉन से एंड आयन से मिलके बना है। ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में। ठीक है, और क्या है इसके बारे में, देखो ये नेचुरली, अगर हम नेचुरल प्लाज्मा की बात करें तो अभी जैसे मैंने आपको बताया सन और उसके जैसे बहुत सारे स्टार्स जो कि हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो सब प्लाज्मा है। द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसमें देखो क्या होता है, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हमारी इंडियन साइंटिस्ट एस.एन. बोस ने एंड आइंस्टाइन, इन दोनों ने मिलके प्रिडिक्ट करी थी। ठीक है, उन दोनों ने बताया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब देखो कंडेंसेट का मतलब क्या होता है, कंडेंस होना, मतलब कि ये कैसे फॉर्म होती है, कूलिंग ऑफ गैस। हम एक गैस को कूल करते हैं, कैसे कूल करते हैं, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे, लो डेंसिटी पे हम उसको कूल करते हैं एंड सुपर कूल टेम्परेचर पे, सुपर लो टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे हम उसको कूल करते हैं, तो हमारे पास ये स्टेट ऑफ मैटर अचीव हो जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होगी, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेरे को क्या आंसर देंगे, डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस बोलेंगे सब, क्योंकि सारे टेम्परेचर्स को मेनली हम डिग्री सेल्सियस में ही मेजर करते हैं। बट नहीं, सेल्सियस हमारी ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट है हमारी केल्विन। ठीक है, के से, कैपिटल के से इसको डिनोट करते हैं एंड इसका नाम है केल्विन। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि मैंने आपको बोला कि वाटर जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, इट मींस वो कितने केल्विन पे फ्रीज होता है। ठीक है, अब हम सारे डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है और बहुत ही इजी फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, केल्विन वाले टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, डिग्री सेल्सियस वाले को केल्विन में, तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपके 1 to 2 मार्क्स आपके बहुत इजीली इस इजी से फॉर्मूले से आप ले सकते हैं अपने। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारे पास K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, मतलब कि केल्विन वाला टेम्परेचर कैसे आएगा, 273 में हमें डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को ऐड करना है बस। मतलब कि जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था ना, वो कितने केल्विन पे फ्रीज होगा, यहाँ पे देखो आप 273 में 0 ऐड कर दो, इट मींस वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है अगर मैं केल्विन में देखूं तो कितना है, 273 केल्विन। ठीक है, आपको ये नंबर अच्छे से याद होना चाहिए, अगर नंबर में आपने आगे पीछे गड़बड़ कर दी तो फिर आपके 1 या 2 नंबर पूरे चले जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको लर्न कर लेना। अब जैसे कि मैंने आपको दे दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, इजीली कर दोगे, आपको पता है ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, केल्विन का टेम्परेचर कैसे निकलता है भाई, 273 में ऐड कर दो डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर। ठीक है, तो हम भी ऐड कर देते हैं 273 में 25, जो कि हमें डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर गिवन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। ऐसे ही अगर आपको केल्विन वाला टेम्परेचर दे दिया जाए तो आप डिग्री सेल्सियस का निकाल सकते हो, है ना। सपोज मैंने 373 केल्विन दे दिया, अब इसको निकालो भाई डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, केल्विन वाला टेम्परेचर हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, केल्विन वाला टेम्परेचर हमें गिवन है, ठीक है, दैट इज 373 केल्विन, और उस साइड क्या है 273 केल्विन प्लस में डिग्री सेल्सियस, ये आ गया। अब क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस को इधर ही रखेंगे, 273 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 373 माइनस 273, आंसर हमारे पास आ गया है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही इजी है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक कि क्या हम एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज कर सकते हैं। तो हाँ भाई, हम एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कर सकते हैं चेंज, तो कैसे कर सकते हैं, उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे अब।
मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है टू मेथड से, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। इन दो मेथड से हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है। सो इसमें देखो हमारे पास पहले सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, मेल्ट होके होता है, एंड मेल्टिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लिक्विड से सपोज हमें वापस सॉलिड बनाना है तो हम लिक्विड को क्या करेंगे, सॉलिडिफिकेशन करेंगे उसका, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन बोल देंगे। अब एक बार चेक करते हैं, सॉलिड से जब लिक्विड बनेगा तो मेल्ट होके यानी कि फ्यूजन होने के बाद बनेगा। देन लिक्विड से जब गैस बनेगा तो लिक्विड से गैस कैसे बनती है, वाटर से वाटर वेपर कैसे बनता है, बॉयल करने पे, ठीक है, वेपोराइजेशन से, तो इसको हम बोलेंगे वेपोराइजेशन। उसके बाद गैस से वापस से सॉलिड बनाना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, जब गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन जाता है, ठीक है। अब वापस चलते हैं, अगर मुझे सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाना है तो कैसे जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। सब्सटेंसेस जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मींस जो लिक्विड स्टेट होती है वो बीच में नहीं आती, सॉलिड डायरेक्टली गैस वाली पे जंप कर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि जो हमारी ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस देखी होगी ना आपने, तो उसमें क्या होता है, वो सॉलिड टाइप होती है, तो वो सॉलिड से डायरेक्टली CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाती है सब्लिमेशन से। लिक्विड CO2 हमारे पास कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सो उसके बाद सब्लिमेशन हो गया। फिर गैस से लिक्विड कैसे बनेगी, कूलिंग पे बनेगी, है ना। जैसे वाटर साइकिल में भी हमने देखा है, वाटर वेपर से वाटर कैसे बनता है, कंडेंसेशन प्रोसेस से बनता है। तो गैस से लिक्विड को बोलेंगे कंडेंसेशन, एंड लिक्विड से वापस सॉलिड को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। सो ये जो 6 टर्म्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, इनकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर को डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करके हम मैटर की स्टेट को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे तो देखो हमने डिस्कस कर लिया कि जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद गैसेस से हमने टेम्परेचर लो किया तो वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मींस कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद लिक्विड को हम वापस से लो टेम्परेचर पे करेंगे, कूल करेंगे, तो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन हो गया, हमें वापस से सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सॉलिड को जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सब्लिमेशन से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड गैस को जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, कूल करेंगे, तो क्या होगा, डिपोजिशन से वो वापस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करके हम कैसे कैसे मैटर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाय चेंजिंग प्रेशर। अब प्रेशर चेंज करके कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स। ये वो वाला टेम्परेचर है जहां पे एक चीज सॉलिड है और जिस टेम्परेचर पे आके वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड चेंजेस इनटू लिक्विड, और लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर हमें सेम रखना है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं करना, एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर ही रहेगा, ठीक है। जो हमारे आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है ना, उसी प्रेशर पे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो सॉलिड है वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट से वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसी पॉइंट पे, दैट सिंगल पॉइंट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे अगर मैं आइस का बोलूं तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो वापस से क्या हो जाती है, उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट होना, मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट देखो ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे कि हमने 90 डिग्री सेल्सियस किया, फिर 91, 92, 93 ऐसे करते गए, 99 पे भी वो लिक्विड ही था, फिर 100 पे जाके एकदम से वेपर बनना स्टार्ट हुआ। तो इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर सेम रहना चाहिए, और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी में गिवन था, दैट व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जैसे ही सॉलिड मेल्ट होता है ना तो इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, तो कुछ टाइम के लिए उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, सेम हो जाता है,
ठीक है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो वो जो हीट एनर्जी है, जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करे जा रहे थे, वो हीट एनर्जी गई कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर गई। तो देखो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज हमारे पास ये बीकर है, ठीक है, इसके अंदर हमने डाल दिया थर्मोमीटर, जिससे हम टाइम टू टाइम टेम्परेचर को नोट करते रहेंगे। उसके बाद इसमें मैंने क्या डाल दिया, इसमें मैंने डाल दी बहुत सारे आइस क्यूब्स, ठीक है, मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं बहुत सारे आइस क्यूब्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने यहां से इसको हीट देना स्टार्ट किया, नीचे से मैंने इस बीकर को हीट देना स्टार्ट किया। तो अब क्या होगा, सपोज ये जो आइस थी इसका टेम्परेचर कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस था, इस आइस का टेम्परेचर इतना था, ठीक है। फिर मैंने जैसे हीट देनी स्टार्ट करी तो ये -10 से -9 हुआ, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जीरो हुआ, तो जो ये आइस के क्यूब्स थे ये मेल्ट होना स्टार्ट कर गए, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। फिर हमने देखा कि टेम्परेचर तो अभी भी, ये बर्नर तो अभी भी ऑन है, लेकिन अब 0 के बाद 1 2 3 4 क्यों नहीं हो रहा, वो बहुत टाइम तक कांस्टेंट रह गया। ऐसा किस लिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ जब तक भी एक आइस का क्यूब भी बचा होगा ना, तब तक हमारा 0 से 1 टेम्परेचर नहीं जाएगा। तो ऐसे होता है कि जब तक एक भी क्यूब हमारे पास बचा हुआ है तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन जो वो एनर्जी, जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, तो वो कहाँ जा रही है, कौन उसको एब्जॉर्ब कर रहा है कि वो थर्मोमीटर में टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं होने दे रहा। ऐसा क्या हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे सारी ये आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई ना, अब ये टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट कर देगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अब ये बढ़ना स्टार्ट कर देगा जब सारी की सारी आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसा क्या हुआ था इसके अंदर जो कि वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने दे रहा था। तो देखो आंसर देखते हैं, दिस हीट एनर्जी यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट। तो जो हीट एनर्जी हम दे रहे थे ना, वो क्या कर रही थी, कहाँ एब्जॉर्ब हो रही थी, उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा था, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर रहे थे। किस लिए एब्जॉर्ब कर रहे थे, बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। मींस आपको पता है सॉलिड में कैसे होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल ऐसे पास पास होते हैं। तो जो हीट थी ना, वो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर रहे थे ताकि हमें एनर्जी मिले, हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मूव करना स्टार्ट करेंगे, है ना, हम मूव करना स्टार्ट करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैप ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो वो एनर्जी, हीट एनर्जी कहाँ गई थी, वो पार्टिकल्स उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर रहे थे। और किस लिए एब्जॉर्ब कर रहे थे, ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनका, उसको तोड़ने के लिए उसमें वो एनर्जी जा रही थी, इसलिए वो थर्मोमीटर में इंक्रीज नहीं हो रही थी और स्टेट हमारा चेंज होता जा रहा था, मींस सॉलिड से लिक्विड होता जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो अब इस हीट को हम क्या बोलते हैं, देखो इस हीट को हमने एक बहुत ही स्पेशल नाम दिया है, ठीक है। इस हीट को हमने क्या स्पेशल नाम दिया है, इसको हमने बोला ये तो हिडन हीट है, ये तो छुपी हुई हीट है, ये तो छुपके से सारे काम करती है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको बोला हिडन हीट। हिडन को हमने एक दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दिया, दैट इज लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब ही हिडन होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। अब देखो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी लेटेंट हीट की, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change, which is required to change 1 kg of solid into liquid, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये वो वाली एनर्जी है, वो वाली हीट एनर्जी है जिससे हम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका ना मेल्टिंग पॉइंट के जैसी है, बस टेम्परेचर की जगह पे आपको हीट लिखना है एंड सॉलिड की जगह पे 1 kg सॉलिड लिख देना, ठीक है, बाकी बिल्कुल हमारा सेम है। तो बहुत इजी है हमारी लेटेंट हीट की डेफिनेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो ये हमारी जो लेटेंट हीट है ना, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, क्योंकि फ्यूजन वाले प्रोसेस में जो हिडन हीट है, जो हीट छुप रही है, वो वाली हिडन हीट है। सेम होगा अगर मैं पानी को ऐसे ही बॉईल करना स्टार्ट करूं, टेम्परेचर दूं, तो पानी वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, सेम, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके जैसे ही वेपर कन्वर्ट होगा तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब की बार इसके अंदर मैं क्या ले रही हूँ, अब की बार मैं इसके अंदर वाटर ले रही हूँ, वाटर, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है वाटर का, सपोज टू बी
सपोज टू भी हम हीट करते गए और इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस हो गया है, ठीक है, फिर इसका 91 होगा, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। उसके बाद इस थर्मोमीटर में जैसे ही 100 डिग्री शो होगा तो इसके जो वाटर है ये किसमें स्टार्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होना वाटर वेपर में, ठीक है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और एक टाइम पे ये स्टेबल हो जाएगी हमारी रीडिंग। जब तक कि सारा पानी उड़ नहीं जाता, वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जब तक वो 100 से 101 में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये सेम कहाँ पे जा रही है हीट एनर्जी, क्यों चेंज नहीं हो रहा, किस लिए कांस्टेंट हो गया है, तो ये क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कौन से पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वाटर के पार्टिकल्स। वाटर के पार्टिकल्स जो हीट आए जा रही है, इसको कौन ले रहा है, पार्टिकल्स लेते जा रहे हैं, किस लिए, ताकि वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ सकें और ज्यादा अपनी जो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ने से, तो वो ज्यादा फैल सकें, ज्यादा मूव कर सकें। ज्यादा मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है। और इस वाले हिडन हीट को, जो कि आप यहाँ पे बोल सकते हो 1 लीटर लिक्विड, और लिक्विड की जगह पे कर देना गैस, तो 1 लीटर ऑफ लिक्विड, जैसे बॉइलिंग पॉइंट से आप लिख सकते हो, यहाँ पे बस आपको हीट लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1 लीटर लिक्विड लिख देना। तो 1 लीटर लिक्विड से किसमें चेंज होना, गैस से, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग पॉइंट वाला हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट वाला हमारा लेटेंट हीट ऑफ क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, यही वाली स्पेलिंग आएगी वेपोराइजेशन की, ये हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने पढ़ लिया, वेपोराइजेशन हमने पढ़ लिया। अब थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन थे, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। मींस सपोज अगर आपका बॉइलिंग वाटर या स्टीम, किसी एक चीज से अगर आपका जल जाता है तो किससे ज्यादा डैमेज होगी, स्टीम से होगी या बॉइलिंग वाटर से होगी। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सपोज हमारे पास लिक्विड था, हमारे पास क्या था, सपोज हमारे पास वाटर था, ठीक है। अब हमने उसको हीट किया, उसके बाद क्या हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखो वाटर के पास सपोज कितनी हीट एनर्जी थी, अब देखो जो ये वाटर है ना, ये भी बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर मींस इसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। एंड जो ये वेपर है ये भी कब वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, मींस दोनों का टेम्परेचर तो सेम है। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि कौन ज्यादा सीवियर बर्न कॉज कर सकता है, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का सेम है। तो देखो सपोज इसका इतना टेम्परेचर है, ठीक है। अब जो टेम्परेचर एक्स्ट्रा दिया जा रहा था वाटर को, तो क्या हुआ था, वाटर के पार्टिकल्स ने उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया था, है ना, लेटेंट हीट कुछ उसने एब्जॉर्ब करी थी, तब जाके वो वेपर में कन्वर्ट हुआ था, है ना। तो इसका मतलब जो ये वाटर है इसमें कुछ ना कुछ सपोज 10 यूनिट्स या 20 यूनिट्स ऑफ हीट भी छुपी हुई है, मींस किसकी फॉर्म में छुपी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में। तो ये तो ओनली 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो वेपर है ना उसमें 100 डिग्री सेल्सियस प्लस लेटेंट हीट भी छुपी हुई है। तो इसका मतलब वाटर वेपर जो है ना वो ज्यादा सीवियर बर्न्स कॉज करेगा, ठीक है। वाटर में सिर्फ वाटर की हीट है, बट वेपर में 100 डिग्री सेल्सियस तो है, बट साथ में लेटेंट हीट, हिडन हीट भी उसमें है, ठीक है। इस वजह से जो वेपर्स हैं या स्टीम जो है वो ज्यादा मोर सीवियर बर्न कॉज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। मीन्स हमारे पास एक आइस है, ठीक है, वो 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही कूलिंग वाटर है। तो अब आप मुझे बताओ कि कौन सा ज्यादा, मीन्स इसमें तो दे ही रखा है कि जो आइस है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, ऐसा किस लिए होता है, तो सेम इसमें भी यही लॉजिक हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइस में तो 0 डिग्री सेल्सियस है, बट आइस से जब वो वाटर बनाना तो उसने कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसने एब्जॉर्ब किया था। मींस जो वाटर है उसके पास थोड़ी सी हीट है ना,
वो ज्यादा है। कौन सी वाली हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थोड़ी सी ज्यादा है, बट इसके पास तो कोई हीट नहीं है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है तो ये भी 0 पे, बट इसके पास थोड़ी सी हीट है, इसके पास नहीं है, तो इसका मतलब कौन ज्यादा कूल हुआ, आइस ज्यादा कूल हुआ, है ना। नेक्स्ट है नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम लिविंग नो सॉलिड। तो नेफ्थलीन बॉल्स देखो क्या होती हैं, तो ये नेफ्थलीन बॉल्स क्या होती है, नेफ्थलीन बॉल्स जैसे कि मम्मी जो कपड़ों में डाल के रखती है फिर थोड़े टाइम, ताकि उनमें स्मेल ना हो और कोई बैक्टीरिया उन पर अटैक ना करे, ठीक है, जैसे बेड में रख दिया डाल के, उसके बाद हम थोड़े दिनों बाद देखते हैं तो वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है और कोई रेसिड्यू भी नहीं बचता। तो हम सोचते हैं भाई वो कहाँ चली गई, ना ही कोई रेसिड्यू बचा और वो बिल्कुल डिसअपियर हो गई, ये तो मैजिक टाइप हो गया। तो ऐसे नहीं होता है, वो जो सॉलिड होती है ना नेफ्थलीन बॉल्स, वो किसमें, वो डायरेक्टली ना उसमें कन्वर्ट हो जाती है, सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है इसमें, तो ये डायरेक्टली किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और गैस तो हमें दिखाई देती भी नहीं है, ठीक है, तो वो इसलिए बिल्कुल टोटली डिसअपियर हो जाती है। ऐसे हमारा कैम्फर भी होता है, एक कपूर की गोली जिसको बोलते हैं, तो कैम्फर होता है, तो वो भी ऐसी, वो भी सब्लिमेशन करता है, एंड नेफ्थलीन बॉल्स भी सब्लिमेशन करता है, ठीक है। उसके बाद है वाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। अब हमें बताना है कि पानी जो है, सबको पता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लेकिन वो लिक्विड किस लिए है रूम टेम्परेचर पे, तो इसका बहुत इजी सा आंसर हो जाएगा, हम बॉइलिंग पॉइंट से इसको बता देंगे, ठीक है, कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 100 डिग्री पे होता है, तो इसका मतलब वो 100 डिग्री पे जाके स्टीम में कन्वर्ट होगा, और 100 डिग्री हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री या 30 डिग्री इतना ही होता है, तो इसका मतलब वो 100 डिग्री पे जाकर तो स्टीम में कन्वर्ट होगा। और अगर मैं फ्रीजिंग की बात करूं, सॉलिड की बात करूं, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके सॉलिड में कन्वर्ट होगा, आइस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो बीच वाला जो टेम्परेचर है तो वो लिक्विड इसीलिए है, तो इसमें आपको आंसर लिखना है बिकॉज जो वाटर होता है ना, बिकॉज जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इज अबव रूम टेम्परेचर, ऐसे लिख देना। दूसरा पॉइंट लिख देना कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो उसका बिलो, बिलो हमारा रूम टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको लिख देने हैं। तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड है, क्योंकि रूम टेम्परेचर से अबव पे वो बॉईल होएगा, गैस में कन्वर्ट होगा, और रूम टेम्परेचर से बिलो पे वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, और इसमें आप एक दो लिक्विड की प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, जैसे कि जो लिक्विड होता है वो, जो वाटर होता है वो कंप्रेसिबल होता है, उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ये सारी एक दो प्रॉपर्टीज भी आप इसमें लिख सकते हैं, इसलिए वाटर जो है वो लिक्विड है। नेक्स्ट है वाई एंड आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब सॉलिड के बारे में बताना है, ठीक है, तो सॉलिड के बारे में हम क्या बताएंगे, इसके बारे में हम बताएंगे मेल्टिंग पॉइंट, कि वो इसलिए सॉलिड है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है रूम टेम्परेचर से, ठीक है, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड में जा ही नहीं सकता। कब जाएगा, जब वो बहुत ज्यादा रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है आयरन अलमीरा का इज अबव रूम टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सॉलिड CO2, ड्राई आइस जो है उसको हम हाई प्रेशर पे स्टोर करके क्यों रखते हैं, तो उससे पहले हम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं कि चेंजिंग द शेप नहीं, सॉरी यहाँ पे स्टेट आएगा, चेंजिंग द स्टेट बाय अप्लाइंग प्रेशर। सो मैटर की स्टेट को हम प्रेशर अप्लाई करके भी चेंज कर सकते हैं, ये हम समझेंगे इस वाले छोटे से एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, जिसकी वॉल्स ऐसी हैं, थिक वॉल्स हैं, ठीक है, एंड उससे हीट कुछ भी बाहर नहीं जा सकती, कुछ भी अंदर नहीं आ सकती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये हमने एक पिस्टन अप्लाई कर दिया, हमने उसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया है, जैसे इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन के पीछे वाला जो हिस्सा होता है पिस्टन, जिससे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आगे से मेडिसिन वगैरह रिलीज हो जाते हैं, तो ऐसे ही ये एक पिस्टन है। तो जब मैं यहाँ से ऊपर से अब क्या करूंगी, प्रेशर अप्लाई करूंगी, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, प्रेशर लगा रही हूँ, है ना। तो जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया ऊपर से, तो जो इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे, गैस के जो पार्टिकल्स दूर दूर थे, अब वो पास पास आ जाएंगे, ठीक है, इनके पास स्पेस है इसलिए वो पास पास आ जाएंगे। अब क्या होगा, फिर मैं और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, और देखो मैं प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस कर रही हूँ, मतलब ठंडे टेम्परेचर में मैं इसको रख रही हूँ, ठीक है।
फिर मैंने ऐसे कर दिया, फिर मैंने और से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो यहाँ पे जाके देखो ये गैस क्या हो गई है, लिक्विफाई हो गई है। ठीक है, फिर मैं इस पे और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगी तो जो थोड़ा बहुत जो स्पेस बच गया था लिक्विड में, अब क्या होगा, वो और ज्यादा पास आ जाएंगे। तो और ज्यादा पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले गैस लिक्विफाई हुई, फिर लिक्विड क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। तो ऐसे प्रेशर अप्लाई करके भी हमने क्या कर दिया, स्टेट को चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब हम ऊपर वाला देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। ये जो सॉलिड CO2 है ना, उसको हम इतने हाई प्रेशर पे स्टोर करके क्यों रखते हैं, सॉलिड वाली को। जैसे वेडिंग होती है तो उनमें जैसे ब्राइड की जब एंट्री होती है तो क्या होता है, नीचे ड्राई आइस रख देते हैं वो, है ना, तो हमें कैसा लगता है वो ऐसे जैसे कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ब्राइड की एंट्री पे तो ऐसा हमें अपीयर होता है। तो वो क्या होती है, वो ड्राई आइस ही तो होती है। तो जैसे ही हम उसको मटकी में से और किसी चीज में से निकालते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो हम उसको इतने हाई प्रेशर पे स्टोर करके क्यों रखते हैं, क्योंकि देखो अगर मैंने उसका प्रेशर रिलीज कर दिया ना, ये हाई प्रेशर पे स्टोर है, ठीक है, मतलब कि ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में। अगर मैं इसका प्रेशर कम करती जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये गैस में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑन decreasing the pressure on solid CO2 it gets converted directly into CO2 gas। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हम उसको हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज इवेपोरेशन करेंगे एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन करेंगे। सो अब हम आ गए हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज इवेपोरेशन। ये हमारा आज की क्लास का, आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर्स, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट तो होगा, लेकिन कौन सा टेम्परेचर पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो वाले टेम्परेचर पे, तभी हम उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा किस लिए होता है और क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी लिक्विड जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है उससे पहले ही इवेपोरेट कर जाए। तो यस, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि आपने देखा होगा वाटर साइकिल के केस में। ठीक है, तो वाटर साइकिल के केस में क्या होता है, यहाँ पे देखो सपोज ये कोई भी रिवर या पॉन्ड है। ठीक है, रिवर या पॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्या है, सन है हमारे पास। तो अब क्या होगा, सन की हीट की वजह से ये वाटर जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देता है। अब सन की हीट इतनी ज्यादा थोड़ी ना होती कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए। ठीक है, बट फिर भी ये वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि देखो जो इवेपोरेशन है ना वो एक सरफेस फिनोमिना होता है। मीन्स उस पर क्या होता है, जो पार्टिकल सरफेस पे है ना, सिर्फ वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर हाई होने की वजह से, एंड सिर्फ वो जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो इवेपोरेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से बहुत पहले ही हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ सरफेस फिनोमिना है। और सपोज अगर हमें बॉइलिंग करनी है किसी वाटर की, तो उसमें हम नीचे से हीट अप्लाई करेंगे और पूरे पानी का टेम्परेचर, सारे पार्टिकल्स को जब काइनेटिक एनर्जी जब तक नहीं मिल जाती तब तक ये लिक्विड बॉइल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पूरा बल्क होता है अंदर का पूरा पार्ट, ये पूरा बल्क फिनोमेना होता है बॉइलिंग पॉइंट। और इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस फिनोमेना। सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, बस जैसे ही उनको टेम्परेचर मिला, काइनेटिक एनर्जी हाई हुई, टेम्परेचर हाई हुआ, एनर्जी हाई हुई, तो क्या हो गया, स्टेट उन्होंने चेंज कर दी। ठीक है, तो अब एक बार इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज इट कैन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। तो इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक है, उसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, लेकिन जो बॉइलिंग है उसके लिए फिक्स टेम्परेचर होना जरूरी है। हर एक लिक्विड का एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, उतने टेम्परेचर अटेन करने के बाद ही वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सेकेंड इज इट इज स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल होता है, स्लोली ये होता है ये स्टेप। ठीक है, एकदम से नहीं होता। लेकिन बॉइलिंग जो है पहले आपको नॉर्मल दिखेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, फिर एकदम से बबल आने स्टार्ट हो जाएंगे, एकदम से बहुत ही रैपिड और वायलेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज अ सरफेस फिनोमेना। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इवेपोरेशन होता है ये सरफेस फिनोमेना होता है। ठीक है, और अगर मैं बॉइलिंग की बात करूं, ये होता है हमारा बल्क फिनोमेना।
ठीक है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन के बाद हमें कूलिंग फील होती है, ठीक है, बट बॉइलिंग के बाद तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, नो कूलिंग। अच्छा, अब ठीक है, कूलिंग होती है, बट हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब इवेपोरेशन से कूलिंग होती कैसे है, क्या सिस्टम होता है, तो देखो इवेपोरेशन से कूलिंग ऐसे होती है कि जो पार्टिकल होते हैं ना, तो जो पार्टिकल होते हैं, अब उनको क्या करना है, उनको टेम्परेचर मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो वो और ज्यादा टेम्परेचर लेने की कोशिश करेंगे। तो जितना भी उनका सराउंडिंग है ना, उन सब से वो एनर्जी गेन करते हैं कि जितनी हमें मिल सके उतनी एनर्जी हमें मिल जाए और जल्दी से हम इवेपोरेट हो जाएं, ठीक है। तो सराउंडिंग में से सारी एनर्जी को ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं पार्टिकल्स, और क्या करते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं, ठीक है। इवेपोरेट कर जाते हैं मींस गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके, ठीक है। और फिर जैसे ही वो हमारे सराउंडिंग की सारी हीट तो उन्होंने ही ले ली, तो हीट ले ली, तो वहां पे क्या बच गया, कूलिंग, ठीक है। तो वहां पे हमें कूल फील होता है क्योंकि सारी हीट, सब कुछ हमारा जो है वो पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया सारी हीट को, तो उसके बाद हमें कूल फील होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इवेपोरेशन के, कि इवेपोरेशन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है हमारा सरफेस एरिया, यानी कि किसी भी चीज का अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे ना, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही इवेपोरेशन फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि सपोज जैसे मम्मी क्या करती है, कपड़े सुखाती है बाहर, तो जो केबल होती है, जो तार होती है, उस पे क्या करते हैं, जो कपड़े होते हैं उनको बिल्कुल ऐसे फैला के हम उनके ऊपर सुखाते हैं। सपोज कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मम्मी ने दे दिया बच्चों को कि ठीक है इसको ना बाहर जाके सुखा के आओ, तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं, ऐसे लंबा डाल दिया इकट्ठा करके, उसको स्प्रेड नहीं किया, तो फिर मम्मी आके डांट लगाएगी कि ये क्या कर दिया तुमने, ऐसे तो कपड़े सूखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो कैसे होता है सिस्टम, जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ना, तो इवेपोरेशन फास्ट होना स्टार्ट कर देता है, पार्टिकल्स को बहुत इजीली वो एनर्जी गेन कर लेते हैं सराउंडिंग से और बहुत जल्दी इवेपोरेशन कर देते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर तो हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, डिफ्यूजन में भी हमने पढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, काइनेटिक एनर्जी गेन होगी तो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होगा तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, हमारा जो पार्टिकल्स होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे, ठीक है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी देखो क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हमारे इन्वायरमेंट में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट या फिर सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर मॉइस्चर ज्यादा है हमारे सराउंडिंग में, तो जो इवेपोरेशन है वो अच्छे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो एयर है, जो सराउंडिंग है, उसमें पहले से ही पानी है, तो वो किस लिए पानी को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो इसलिए जो क्लोथ्स होते हैं, वो जो ह्यूमिडिटी वाला जो दिन होता है उस दिन अच्छे से सूखते नहीं है, तो वो इसीलिए रीजन होता है, क्योंकि एयर जो है उसमें पहले से ही वाटर है, पहले से ही मॉइस्चर है, तो वो क्या करेगी, वो क्लोथ्स में से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी अच्छे से, ठीक है, वाटर के कंटेंट को, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे वाटर है, सपोज जैसे कि एयर है, तो सपोज एयर 100 नहीं, सपोज 90% वाटर को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या हुआ, मॉइस्चर वाले, ह्यूमिडिटी वाले दिन उसमें ऑलरेडी 80% पानी उसमें ऑलरेडी है, तो वो कितना परसेंट, सिर्फ 10% ही एब्जॉर्ब करेगी, तो कपड़े हमारे पूरी तरह से ड्राई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, एयर में कम होनी चाहिए। इवेपोरेशन अच्छा करना है तो ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर है विंड स्पीड। विंड स्पीड, अब आपको पता है जब जिस दिन बहुत अच्छे से विंड चलती है उस दिन बहुत अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, विंड बहुत अच्छे से, विंड की स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। जितनी फास्टर विंड की स्पीड होगी तो क्या करेगी, वो अपने साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड हैं क्लोथ्स के अंदर, उनको अपने साथ बहुत तेजी से लेकर चली जाएगी, ठीक है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, वाटर के पार्टिकल्स गए तो हमारा जो क्लॉथ है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। मीन्स विंड की स्पीड भी क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए एंड विंड स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए अच्छे इवेपोरेशन के लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। तो देखो, कॉटन के जो क्लॉथ होते हैं ना, उनके पास एबिलिटी होती है, उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एक तो जिससे सरफेस एरिया ज्यादा हो गया,
वो एब्जॉर्ब करने के लिए। दूसरा, कॉटन के क्लॉथ्स बहुत अच्छे एब्जॉर्बेंट होते हैं। मींस जब हमें जैसे कि हाई टेम्परेचर है और हमें स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, तो स्वेटिंग के टाइम पे कॉटन के क्लॉथ्स क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे हमारी बॉडी से स्वेट को, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने हमारी बॉडी की हीट ली, हमारी बॉडी का स्वेट जो है एब्जॉर्ब करा, तो हमें फिर से क्या होगा, हमें फिर से कूल फील होगा। इसलिए हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं, कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। कब, समर्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो देखो, जब भी हमारे पास ड्राई डे होता है, मतलब उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कूलर है वो बहुत अच्छे से जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, कूल कूल एयर, कूल कूल हमें फील होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने अच्छे से इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट इज, हाउ डज द वाटर इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। तो ये तो डाउट तो आप बच्चों को भी होगा, है ना, कि जैसे मटके में हम पानी डालते हैं तो वो अपने आप ठंडा कैसे हो जाता है, वो फ्रिज जैसा ठंडा कैसे हो जाता है। तो देखो, इसका फंडा भी आज समझते हैं। अर्थन पॉट कुछ इस शेप का होता है, राइट, ऐसा हमारा होता है। और आपको पता है इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो पानी है, अब आपको लगेगा कि वो पानी उस पोर्ट के अंदर से बाहर क्यों नहीं निकलता, तो देखो वो निकलता है, पानी उन छोटे छोटे पोर्स में से बाहर निकलता है। अगर आप मटकी के नीचे हाथ लगाकर देखोगे, वाटर वहां पे आप फील कर सकते हो, ठीक है। तो वाटर जो है उस छोटे छोटे पार्टिकल्स में से बाहर आता है। सपोज ये पानी से भरा हुआ है, तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स से जैसे ही बाहर आता है, तो बाहर तो बहुत गर्मी है, ठीक है, बहुत हॉट वेदर है, हॉट क्लाइमेट है। तो अब क्या होगा, जैसे ही वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर आते हैं, हॉट क्लाइमेट की वजह से वो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब वो भी इवेपोरेट होना चाहते हैं, तो वो सराउंडिंग में जितनी भी हीट है ना, सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास कोल्ड वाटर बच जाता है वहां पर, ठीक है। तो सारी हीट को तो इसने अपने पोर्स में से एब्जॉर्ब कर लिया, सराउंडिंग वाली को भी और वाटर वाली हीट को भी, ठीक है, ताकि क्या हो, ये जल्दी से वेपर बन के इवेपोरेट हो जाए। और फिर हमारे पास क्या बच जाता है, कोल्ड वाटर, बिकॉज हीट उसकी क्या हो चुकी है, हीट तो उसकी एब्जॉर्ब होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट इज, वाई डज आर पाम फील कोल्ड वेन वी पुट एसीटोन और पेट्रोल ऑन इट। तो आपने कभी ट्राई करके देखा होगा, अगर हम एसीटोन, ठीक है, एसीटोन गर्ल्स को पता होगा, जो नेल पेंट रिमूवर होता है, थिनर होता है, और पेट्रोल तो बॉयज भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपने ट्राई किया भी होगा कि कई बार जब पाम पे पेट्रोल गिर जाता है तो हमें बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल फीलिंग होती है ना। तो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि देखो, जो एसीटोन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये कैसे सब्सटेंस होते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। कैसे सब्सटेंसेस होते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। आपने ट्राई किया भी होगा कि कई बार जब पाम पे पेट्रोल गिर जाता है तो हमें बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल फीलिंग होती है ना। तो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि देखो, जो एसीटोन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये कैसे सब्सटेंस होते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। कैसे सब्सटेंसेस होते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। वोलेटाइल कौन से होते हैं आप, जो कि बहुत इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब वो बहुत इजीली चाहते हैं कि हम जल्दी से क्या हो जाए, वेपर्स में हम जल्दी से कन्वर्ट हो जाएं। तो वो क्या करते हैं, वो आसपास की हमारे जो पाम है उसकी सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जल्दी से वोलेटाइल मीन्स जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर उसने हमारे पाम की हीट ले ली तो हमें कैसा लगता है, फिर हमें कूल फीलिंग होती है। उसके बाद, वाई आर वी एबल टू सिप टी फास्टर फ्रॉम अ सोसर रेदर देन अ कप। तो देखो, आपने देखा होगा कप के साथ हमारे पास क्या होता है, कप के साथ एक ऐसा सॉसर भी होता है, ठीक है, उसके नीचे एक सॉसर होता है, प्लेट टाइप होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर हम सॉसर में डाल के चाय को पीते हैं तो वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, उसके बाद वो ठंडी हो जाती है। लेकिन कप में ठंडी होने में उसको टाइम लगता है। तो सेम, क्योंकि देखो सॉसर जो है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ज्यादा जल्दी, तो वो जल्दी नॉर्मल हो जाती है। और कप का सरफेस एरिया कम है तो उसमें टाइम लगता है, और हम बहुत इजीली सिप उससे नहीं कर सकते, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स आउटसाइड आइस कोल्ड वाटर ग्लास। ठीक है, तो ये तो हमने बहुत बार देखा हुआ है, बहुत बार हमने ये चीज एक्सपीरियंस कर रखी है कि जैसे ही हम पानी की बोतल फ्रिज से निकाल कर बाहर रखते हैं तो क्या होता है, उस बोतल के ऊपर छोटे छोटे वाटर की टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो वो ऐसा किस लिए होता है, कई बच्चे बोलते हैं कि ये स्वेटिंग कर रही है, बॉटल को स्वेट आ गया, तो वो स्वेट नहीं होता। वो क्या होता है, देखो,
जो हमारी बॉटल है ना, जो हमारी बॉटल है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है। ये सपोज हमारी बॉटल है, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो उसके आसपास, अब आपको पता है वाटर वेपर्स तो घूमते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर घूमते रहते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं हर एक ऑब्जेक्ट पे। तो जैसे ही वाटर वेपर इससे टकराते हैं ना, तो ये उनको इतना ठंडा लगता है, इतना ठंडा लगता है कि वाटर वेपर जो होते हैं वो कूल हो जाते हैं, उनकी स्टेट चेंज हो जाती है किसमें, लिक्विड में। इसलिए वो वाटर ड्रॉपलेट की तरह यहीं पे रह जाता है, इसी पे चिपक जाता है। ऐसे बहुत सारे वाटर वेपर से इससे जब टकराते रहते हैं तो वो अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए हमें टाइनी 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 ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। ठीक है, सो ये हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस भी एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन भी, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो नाउ हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, कंप्लीट हो गया है बहुत अच्छे से। आई होप आपको एक एक चीजें, हर एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर तब भी आपको कोई डाउट है, आपको नया क्वेश्चन पूछना है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ आया, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।